हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आप सभी लोगों को चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड बेहद अच्छे तरीके से पढ़ाया है, समझाया है। एक एक कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है, साथ ही साथ सार्थक पब्लिकेशन की बुक की एक एक क्वेश्चन को हमने टच किया है, उसको सॉल्व कराया है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसका लाभ उठाइए और चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को तैयार कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर थर्ड आपको तभी समझ में आएगा जब आपको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड तैयार होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपके अप्लाइड मैथ सेकंड का थर्ड चैप्टर है आव्यूह विधि से रेखीय समीकरण निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको याद होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। साथ ही साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रेमर मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है आएगा, इसलिए इस चैप्टर के बिहाफ पर मैक्सिमम 5 लेक्चर्स होंगे, उनको अटेंड कर लेंगे तो मिनिमम 7 मार्क्स आपके हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से एक एक टॉपिक को समझिएगा। पहला टॉपिक इसका है डियर स्टूडेंट्स, वर्ग आव्यूह का सारणिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल लिखें स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? जैसे a = 2 4 लिख दिए, 7 और 9 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है? 2x2 ऑर्डर का एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से समझते चलना, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप सभी लोग जानते हैं। अब किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का क्या मतलब है? जब डियर स्टूडेंट्स यही जो कैपिटल ब्रैकेट वाला साइन बना हुआ है, अगर यही कैपिटल ब्रैकेट वाला साइन हटा करके यहाँ 2 खड़ी लाइन यूज कर दें, 2 4 7 9 इस तरीके से लिख दें और इधर भी वही साइन लगा दें, तो यही अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था तो ये जो लिखा हुआ है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं और यही इस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, डिटर्मिनेंट्स जिसको हम सारणिक कहते हैं हिंदी में, तो सारणिक में नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स की, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है वो डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक में बराबर होती है, इसीलिए केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लिखा जाता है और उसकी वैल्यू पता की जाती है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑलरेडी रो और कॉलम की जो संख्या है, जो उनके नंबर्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो केवल क्या करना है, वो कैपिटल ब्रैकेट वाला जो साइन लगता है, जो मैट्रिक्स का साइन लगता है, उसको हटा करके डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है, वही उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब बात होती है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और ये इसका डिटर्मिनेंट है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, आप कह सकते हैं इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ध्यान देना डियर स्टूडेंट, देन इट्स डिटर्मिनेंट्स, देन इट डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाई, किसे डिनोट करते हैं? ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू भी पता की जाएगी। कैसे वैल्यू पता की जाएगी? जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप पहले पता करते थे वैसे अभी भी पता करनी है, तो पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? 9 2 जा 18, 7 4 जा 28, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस में 10 मिल जाएगा। अब जरा यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए क्या था डियर स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट बनाया और फिर उसकी हमने वैल्यू पता की। तो ये वैल्यू जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -10 आई है, क्या है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम कोई थर्ड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू मान लो हमने ले लिया 1 2 3 0 1 1 1 2 0, ये हमने ले लिया। सपोज करिए ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट बनाना होगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। ध्यान से समझिए क्या बनेगा भाई, 1 2 3 0 1 1 0 2 0, केवल इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी हम पता करेंगे। वैल्यू पता करना सबको पता है, एक्सपेंड कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट को। भैया वो अगर डिटर्मिनेंट नहीं तैयार है, मैट्रिक्स नहीं तैयार है, तो इसको समझने में दिक्कत होगी। एकदम फ्री क्लास है, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं और आपके एग्जाम तक सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और एग्जाम के समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, दंगल क्लास भी चलाऊंगा। जब मुझे 5 क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेगी लेकिन सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर को देख लो। और यार अगर आपको इन लेक्चर से फ़ायदा होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करिए। नया चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो तो 1 ये छूट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 -2, बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब पता करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो आपको समझ आया, यहाँ पर ए क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा और ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के पश्चात जब एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वही वैल्यू उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आना बेहद आवश्यक था कि डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हम लोग कैसे पता करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है और उसकी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं। अब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू के बिहाफ पर 2 प्रकार के आव्यूह आप पढ़ेंगे। एक को कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और एक को कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक को बोलेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स और एक को बोलेंगे नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। कहीं कहीं उसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के नाम से भी जानते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, जिसको नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नॉन इनवर्टिबल शब्द लिखना मुझे ज़्यादा सही लगता है इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ। बाकी इसको आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय को सिंगुलर बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है ना, उल्टा है। नॉन इनवर्टिबल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूँ आर, यहाँ सिंगुलर बुक में लिखा, लेकिन यही नाम याद रखो भाई, ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। नॉन इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स ना निकाला जा सके। तो किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तब नहीं निकाला जा सकता है जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है। तो हम देखिए कैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, कहेंगे इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन
इट इज कॉल्ड, या दिस मैट्रिक्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई अगर ऐसा मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है, वो किसी भी ऑर्डर हो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो रही है भैया? 0 हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ साथ बताते चल रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझते चलो, एकदम दिमाग में बैठता हुआ सारा कंसेप्ट चले जाएगा। एग्जाम्पल जैसे a इक्वल टू आपने लिख दिया 4 2, और यहाँ आपने लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 3, ये आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3। अब इसकी ज़रा वैल्यू पता करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया? 0। और जब डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ आप कह सकते हैं हेंस a इज आ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या है? नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिसका व्युत्क्रम, जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे a इक्वल टू हम ले लें, मान लो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 0 0 0 5 7 8, ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम डिटर्मिनेंट अगर लिखते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 2 3 0 0 0 5 7 8, ये हमको मिल गया। अब आपको चूंकि प्रॉपर्टी पता है कि किसी एक डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गई? 0 आ जाएगी। हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस ए इज अ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, कैसा आव्यूह है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। आसान सी डेफिनेशन थी, दो एग्जाम्पल भी हमने आपके सामने रख करके इसको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आव्यूह की तरफ, जिसका नाम है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होता है डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल हमने लिख दिया है। यहाँ ज़रा स्पेलिंग सही करिएगा आप सभी लोग, सब जगह पे केवल इन्वर्टिबल होता है, टीएबल नहीं होता है। तो आई के बाद जहाँ मैंने ए लगाया था वहाँ ए हटा दीजिएगा आप सब लोग। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं और अपना हम लिखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स। ध्यान से समझते चलेंगे भैया, तो लेक्चर पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, और अगर कहीं भी लापरवाही कर देंगे तो दिक्कत तो होगी बाद में। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा लेक्चर को लेंदी भी नहीं रखते हैं। टॉपिक है हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल, जिसका इन्वर्स फाइंड किया जा सके। ठीक है, अभी हम इसको बताएंगे आपको कि इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिसका इन्वर्स फाइंड किया जा सके। जिसका इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता है वह इन्वर्टिबल नहीं कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार का मैट्रिक्स हमने आपको बताया, दो क्या एक ही बताया। पहला तो आपको बताया गया कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, और एक आव्यूह हमने आपको बताया। अब आइए जरा हम ध्यान देते हैं। तो आप कह सकते हैं इफ, ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स,
ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। सच दैट कैसा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल कहलाएगा भाई, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू 4 1 1 7 आपने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकालेंगे तो 7 4 जा 28 और माइनस में 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 जो कि इक्वल नहीं है 0 के, देयरफॉर ए क्या है, ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए ए क्या है भैया, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब कोई थर्ड ऑर्डर का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ लेता हूँ। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू आपने लिख दिया 1 2 3 1 1 1 1 5 1, ये हमने लिख दिया। ज़रा इसकी वैल्यू आप निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे पहले हम, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 1 1 1 1 5 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं पहले रो के रिस्पेक्ट में, तो 1 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, ये और ये छूटेगा, तो 1 माइनस कितना आएगा 5, और यहाँ -1, ये और ये छूटेगा तो 2 माइनस कितना आएगा 3, ये और ये छूटेगा, ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा, प्लस में 1 लिखेंगे, ये और ये यहाँ जगह, ये और ये छूटा, ध्यान दो, पहले 1 को लिए तो ये और ये छूटा तो 1 माइनस 5 आया, सही है। दोबारा -1 लिए तो ये और ये छूटा, ये और ये छूटा, ये और ये, तो 2 माइनस 15 होना चाहिए यहाँ पे, 2 माइनस कितना होना चाहिए 15, और उसके बाद +1 लेंगे तो ये और ये छूटेगा, तो यहाँ आएगा भैया 2 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए ज़रा, इसको सॉल्व करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब यहाँ आप पता करेंगे तो -4 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 2 माइनस होगा -13, और ये हो जाएगा प्लस में 13, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। तो कुल मिला के -5 माइनस कर दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 8 आएगी, जो कि बराबर नहीं है 0 के। देयरफॉर ए क्या है, ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसलिए एक ऐसा मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स दोनों आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे अभी जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तब इन दोनों कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखने का। इन व्युत्क्रमणीय में लोग समझ लेते हैं 0 होता है, भाई ध्यान रखना, व्युत्क्रमणीय 0 नहीं होता है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय में 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन लेकर के तो आप लोग बैठे ही होंगे, नोट करते हुए चलिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है डियर स्टूडेंट्स सहखंड आव्यूह कोफैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, क्या है, सहखंड आव्यूह, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। सहखंड आव्यूह जिसको हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, ध्यान दें, ये क्या होता है, ऐसा मैं देखो, आज मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे ए इक्वल टू हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया 4 5 7 एंड 9, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आपने मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स तो निकालना सीखा ही होगा। ठीक है, कोफैक्टर्स या कोफैक्टर आपने डिटर्मिनेंट का निकालना सीखा है। एक काम करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 5 7 और 9। आपको कोफैक्टर और माइनर पढ़ाया गया था, याद करिए, आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था माइनर्स, क्या पढ़ाया गया था,
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दोनों टॉपिक पढ़ाए गए थे। तो माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स में आपको बताया गया था कि जैसे अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो यही एक छोटा सा हमने ले लिया, तो माइनर जो होता है एलिमेंट का निकाल, जिसको हम लोग MIJ से दिखाते हैं। जैसे 1 के लिए निकालेंगे तो M11 माने ये जिस रोज इस कॉलम में इसको छोड़ दो तो क्या आ गया 4, ये इसका माइनर होता है। और इसका जो कोफैक्टर होता है उसको हम AIJ से दिखाते हैं, कैपिटल AIJ से दिखाते हैं। और वो जो AIJ होता है वो बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J और M11 के। मतलब जब किसी के माइनर को उसके साइन के साथ लिख दिया जाता है तो वही कोफैक्टर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वही कोफैक्टर होता है। तो किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स को उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये A है, अब इसके हम कोफैक्टर्स पहले पता करें। ध्यान दो, कोफैक्टर्स पता करें तो कौन होगा? A11 होगा, ठीक, और क्या होगा? A12 होगा। ध्यान समझिए आप लोग, A11 होगा, A12 होगा, और ऐसे ही A21 होगा और A22 होगा। 4 कोफैक्टर होंगे। जैसे A11 माने 4 का कोफैक्टर, 4 जिस कॉलम में इसको छोड़ो तो बच्चा कितना 9। अब यहाँ 1 1 है, प्लस है, जिसका साइन प्लस होता है, तो कुल मिला के 9 ही यहाँ आ जाएगा। A12 माने 7 की बात हो रही, ये और ये छूटेगा 5, लेकिन इसका सिंबल माइनस में रहेगा, सामने माइनस लग जाएगा, -5। अब ऐसे ही A21 मतलब 5 की बात हो रही थी, ये और ये छूटेगा 7, लेकिन आएगा कितना -7, क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा। दोनों का ऐड, इन दोनों का सम अगर ऑड होगा तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसके सामने माइनस लग जाएगा। जैसे हो सकता है कि यहाँ -7 लिखा होता तो यहाँ +7 लिखा जाता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए A22 मतलब 9 की बात हो रही है, तो 9 जिस रोज इस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए तो बचा कितना 4, और 2 प्लस इवन होता है तो 4 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट बनाया, उस डिटर्मिनेंट के हमने कोफैक्टर्स अर्थात सहखंड पता किए, कोफैक्टर पता किए। अब हमें लिखना क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ध्यान समझिए सभी लोग। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको A की पावर C से जनरली दिखाया जाता है। किससे दिखाता है? A की पावर C से दिखाया जाता है, ठीक है। ध्यान समझिए, A की पावर C से हम लोग उसको दिखाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, तो A की पावर C आएगा कितना? वो आएगा यहाँ पर A11, A12, A21, A22। वैल्यू जरा रख दीजिए सारी। तो ये जो आपको मिलेगा A11 कितना आया है? 9 आया है, यहाँ -7 आया है, और यहाँ पर -5 आया है, यहाँ पर 4 आया है। यही जो आपके सामने बना हुआ है वही इस दिए गए मैट्रिक्स का सहखंड आव्यूह है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उसके डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके हम कोफैक्टर पता करेंगे, और उस कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का, जिसको हम A की पावर C से डिनोट करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो तुरंत हम आपको बता देते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। तुरंत जान लीजिए बच्चों, सहखंडज आव्यूह क्या होता है, ठीक है। सहखंडज आव्यूह, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। बहुत आसानी से समझा दे रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, आराम समझिए। कह देंगे हम, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A to the power C is its कोफैक्टर मैट्रिक्स, सहखंड आव्यूह, देन A to the power C का ट्रांसपोज, चाहे ऐसे लिखो
या a की पावर c का डैश लगाओ, इज कॉल्ड इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स डिनोटेड बाई डिनोट किससे करेंगे, एडजॉइंट ए को ए डी जे ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या समझे, जरा आसानी से समझ लो। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ए इक्वल टू आपको क्या दिया गया था, 4 5 था और 7 और 9 था। ठीक, अब आपने इसका जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, मींस ए की पावर सी हमने जब पता किया, तो क्या आया है जरा उसको लिख दो, 9 -7 -5 और 4, ये इसका जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। ये चीज यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो आपको समझ में आ चुकी है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, जरा उसको देख लो। एडजॉइंट ए का बताया गया कि इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज कर दो, उसी का परिवर्त कर दो। तो एडजॉइंट ए बराबर किसके होगा, ए की पावर सी, मतलब इसी का ट्रांसपोज करना है। तो 9 -5 और -7 4, यही एडजॉइंट ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सहखंड आव्यूह क्या है, सहखंडज आव्यूह क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, दोनों समझ में आ गया होगा। सहखंड आव्यूह कैसे बनता है, किसी दिए गए वर्ग आव्यूह के सारणिक के अवयवों के सहखंडों से जो आव्यूह बनता है, किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज पता कर देते हैं तो उसी हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपके दिमाग में नहीं होगी। इसको जरा हम इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सहखंडज आव्यूह, अच्छा ये जो हमने आपको समझाया, ये डियर स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के ही समझाया, 2x2 का। 3x3 के लिए भी यही प्रोसेस होगी, क्योंकि अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करेंगे, इसलिए अभी हम केवल डेफिनेशन करते समझाते आपको चल रहे हैं। एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, यदि 2x2 क्रम का हो आव्यूह तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर परिवर्तित कर देने पर अवयवों के चिन्ह परिवर्तन कर देने से प्राप्त होता है। जैसे मुख्य विकर्ण के अगर अवयव, जैसे एक नोट पॉइंट ध्यान रखिए कि जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है A B C D और हमें पता क्या करना है, एडजॉइंट A। तो अगर ये 2x2 का है तो इसको पता करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि जो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स है उनको आपस में चेंज कर दो। जहां A था वहां D कर दो, जहां D था वहां A कर दो, और उसके बाद क्या करिए, इसको भी बदल करके चिन्ह बदल दो, -c -b कर दो। इससे आपको डायरेक्ट एडजॉइंट A मिल जाएगा। अर्थात अगर कोई द्वितीय कोटि का आव्यूह है, 2x2 का है, तो उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना चाहते हो तो जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनको बदल दो और ऊपर नीचे के अवयवों को बदल करके उनका चिन्ह परिवर्तित कर देने पर एडजॉइंट A प्राप्त हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए इसको नोट में ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कभी एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। अब सहखंडज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एक मिनट सुन लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह के गुण। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है डियर स्टूडेंट्स कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर होगा एडजॉइंट A इंटू A, और ऐसा करने पर आपको I प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? I। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? I प्राप्त होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। इसके बाद
इसके बाद दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब दो ऑब्जेक्ट को हम मल्टीप्लाई करें तब उनका एडजॉइंट निकालें, उनका अलग अलग एडजॉइंट निकाल करके अलग से मल्टीप्लाई कर दें तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू क्या होगी, समान होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक तीसरी प्रॉपर्टी और लिखा हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस केस में भी आई ही आपको मिलेगा। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट कर लीजिए, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने आपको वर्ग ऑब्जेक्ट का सारणिक बताया, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बताया और एडजॉइंट मैट्रिक्स बताया, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्स का यूज़ करके कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो सीख लेंगे, वो तीसरा लेक्चर होगा। उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हम जो है लगभग एक्सरसाइज आधी कवर कर लेंगे, फिफ्थ में पूरी कवर कर लेंगे। इस चैप्टर के बिहाफ पर टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 लेक्चर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया समझाया है सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आए हैं, लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कंप्लीट देखे हो यार तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।